ओके, डोंट वरी, हम लोगों ने सिर्फ अभी लिखा ही है। अभी वन बाय वन मैं आपके हॉर्मोन्स प्लस ग्लैंड्स आपको बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस, आई वाज सेइंग कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके उस टाइम पे मैंने हमेशा आपको कुछ हॉर्मोन्स बताए थे, प्लस हर फिजियोलॉजी के टाइम पे टिल लोकोमोशन कभी भी रेगुलेशन, उस फिजियोलॉजी के रेगुलेशन के बारे में भी हमेशा एक सेक्शन रखा है आपके लिए, जिसमें कि कौन सा नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, वो एक्शन वॉलंटरी होगा, इनवॉलंटरी होगा, कुछ हॉर्मोन्स का कंट्रीब्यूशन, वो चीजें भी आपको बताई हुई है। तो एक बार फिर से बच्चे रिवाइज करो, रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो ये एक बार में जो हॉर्मोन पढ़ रहे हो ना, ये टफ नहीं लगेगा आपको। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने काफी हॉर्मोन्स पहले से पढ़े हैं, आप बस फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म नहीं जानते, बट चीजें आपने पढ़ी हुई। GIP, दैट इज द गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका काम क्या है? बेसिकली जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन से एक बार डाइजेशन कंप्लीट हो गया, इनफ डाइजेशन हो चुका है, काइल फॉर्मेशन हो गया या डिओडिनम एक्शन हो गया, तो उसको स्टॉप करना है फर्दर। दीज आर द फेमस शॉर्ट फॉर्म्स जिन जो कि एज अ हार्मोन, एज अ फैक्टर बॉडी में रिलीज किए जाते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनका काम, इनका फुल फॉर्म देखते ही आप समझ गए इनका काम क्या है, कहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं, ये पोजीशन तो आपको पता चल गई। बट द प्रॉब्लम इज शॉर्ट फॉर्म जब भी लिखा होता है तब याद नहीं आता, दैट इज द इशू। तो आई एम गिविंग एवरीवन टाइम, टेक 2 to 3 minutes एक्स्ट्रा और आप लोग इन सब चीजों को नोट डाउन करो। बाकी ने लिख लिया? इज इट डन? यस मैम। ओके, ना अब वन बाय वन मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड उनके हार्मोन से रिलेटेड डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला पिट्यूटरी, पिछली बार भी किया था, डिटेल स्ट्रक्चर देखा था, बट थोड़ा सा आपको फिर से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। पहली चीज, पिट्यूटरी में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो लोब्स थे। एक ऐसा लोब था जो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक जुड़ा हुआ है, स्टॉक से कनेक्टेड है। दूसरा ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंट है बट स्टिल वन ऑफ द लोब से कनेक्टेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब इन सब चीजों के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो पहले ये याद कर लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं। तो पहला एब्रीविएशन इसलिए लिखवाया है क्योंकि अब मैं बार बार इतने लंबे नाम नहीं लिखूंगी, अब मैं आपको एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म के साथ ही बताऊंगी। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट वो टेबल में से चेक कर लेना कौन से वाले हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। सो GH यानी ग्रोथ हार्मोन है। क्या क्या और सिक्रीट कर रहे हैं? प्रोलैक्टिन सिक्रीट कर रहे हैं, देन थायराइड, देन थायराइड से भी ज्यादा अच्छे से TSH लिख सकती हूँ। ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, LH कर रहे हैं, FSH कर रहे हैं, देन साथ ही साथ मेलानोसाइट ऑल्सो, देन नेक्स्ट इज वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये टोटल हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं। अब इनके डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको बता दूं, अगर ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन कुछ होता है तो क्या होगा। अगर ओवर सिक्रीशन हो गया सपोज, इनमें से सारे ही नहीं, कुछ
कुछ ही हॉर्मोन्स है जिनका ओवर या अंडर सिक्रीशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ओवर सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो अगर किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, मतलब उसका हाइट, उसका मसल गेन, मास, ये सारी चीजें बढ़ने लगेंगी। तो यानी उसका हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं जाइंट, मीन्स जाइंट बोलते हैं। तो जाइजेंटिज्म इज द डिजीज या कंडीशन जो उसको, उस पर्सन को होती है। इन केस ओवर सिक्रेशन कभी कभी ना आफ्टर सर्टेन एज भी होता है। मिडिल एज के टाइम पे भी ग्रोथ हार्मोन जो कि कम होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, वो ज्यादा हो जाता है। कम इन द सेंस पहले से कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द यंग एज, एडोलेसेंट एज, उससे कम होना चाहिए, बट वो और ज्यादा होते जा रहा है। तो मिडिल एज में अगर होगा तो इसकी वजह से बहुत बुरी चीज हो जाती है, दैट इज डिसफिगरमेंट। फिगर का मीनिंग तो आप समझ गए, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर फेस, बॉडी, हैंड, लेग्स, ये सारी चीजें। डिसफिगरमेंट यानी उनका शेप एंड स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। मोस्टली डिसफिगरमेंट फेस का हो जाता है, फेशियल मसल्स का हो जाता है, और ये बहुत लेट पता चलता है। अर्ली पता ही नहीं चलता, जब तक बहुत ड्रास्टिक चेंज ना दिखने लगे तब तक समझ में आता भी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर चीक्स या चिन पफी हो रहा है या नोज शेप चेंज हो रहा है तब उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा। जब तक ड्रास्टिक चेंज ना आए तो बहुत लेट पता चलता है, और उसकी वजह से वो हाथ से चली जाती है बीमारी, और उसका ट्रीटमेंट भी, क्योर भी नहीं हो पाता है। इस पूरे कंडीशन को, डिसफिगरमेंट वाले कंडीशन को एक्रोमेगली कहते हैं। दैट इज द नेम ऑफ द डिजीज। अगर इसका अंडर सिक्रीशन या डेफिशिएंसी हो रहा है तब क्या होगा? सपोज ग्रोथ हार्मोन का राइट टाइम पे राइट अमाउंट नहीं प्रोड्यूस हुआ, जरूरत से कम प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे लोगों में क्या हो जाता है? डॉर्फिज्म। डॉर्फ एवरीवन अंडरस्टैंड्स, जिनकी हाइट कम रह जाती है। डॉर्फ इज अ कम्युनिटी। अब देखो, जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। सम ऑफ द डॉर्फिज्म इज जेनेटिक, किसी किसी के पास जीन्स होते हैं डॉर्फनेस के। तो जो जिनके पास भी वो जीन है, इसका मतलब क्या है? वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इतना ज्यादा हावी है कि बाय डिफॉल्ट उस पर्सन का पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा। कोई डिसऑर्डर नहीं है, ना ही कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई, ना ही कुछ भी हुआ, और फिर भी क्योंकि वो इनबिल्ट उस कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैदा हुआ है, इसीलिए ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा ही नहीं। ठीक है? तो मींस टाइनी पर्सन जो डॉर्फ्स होते हैं उनमें ये होता है। बट कभी कभी ग्रोथ हार्मोन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, और आफ्टर बर्थ, आफ्टर ग्रोथ, जब पर्सन डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे भी, अर्ली एज में भी, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट हो सकता है, और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट हो जाता है, तो भी डॉर्फिज्म हो सकता है। तो दो टाइप का डॉर्फिज्म है, एक है जेनेटिक और एक जो एक्वायर्ड है, जो कि एक्सटर्नल कॉज की वजह से हो रहा है। देन वन मोर थिंग, ये एडीएच भी सिक्रीट कर रहे हैं। तो अगर सपोज इमेजिन एडीएच हार्मोन कम अगर सिक्रीट होगा तो इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन, वाटर, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज सिक्रीट होता है ग्लोमेरुलस से एज अ फिल्टरेट आता है, देन डक्ट से रीएब्जॉर्ब होता है। ये चीज आपको बताई हुई है, ऑलमोस्ट 100% ऑफ ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट ये एडीएच राइट टाइम पे राइट सिक्रेशन नहीं कर पाने की वजह से इसका रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस आपको दिखेगा। अगर यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस दिखा, इसका मीनिंग ये हुआ कि उस पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडस है, यानी बॉडी में राइट अमाउंट में ग्लूकोज होने के बावजूद, राइट इंसुलिन होने के बावजूद, फिर भी बॉडी को राइट ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, हमेशा हंग्री या वीक ही फील कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम पेनक्रियास या डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्लड वेसल्स में नहीं है, वो प्रॉब्लम किडनी में है, जिससे जिस मींस एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि एडीएच प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पा रहा। सो दीज आर द डेफिशिएंसीज एंड हॉर्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट हैं। इतना समझ में आया सबको? एनी डाउट? No, ma'am. ओके, shall I change the slide? 1 minute. Okay.
हो गया मैम लिख के। ओके, सेकंड है अबाउट थायराइड ग्लैंड, थर्ड इज अबाउट पैराथायराइड। दोनों को ही साथ में कंपैरिजन दिखा देती हूँ कि पैराथायराइड की डिपेंडेंसी जो है थायराइड ग्लैंड पे ही होती है एट द एंड। अब थायराइड है तो इसका काम है थायरोक्सिन हार्मोन। तो दो टाइप के हार्मोन, लास्ट टाइम का अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा भी याद होगा तो आपको बताया था T3 T4, उसमें दो चीजें लिखी थी, एक T4 था और एक T3। ये दो टाइप के थायराइड हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। जो T4 है इसको नॉर्मली थायरोक्सिन भी कहते हैं, and there is one difficult name, वो मेरे लिए भी difficult है, that is tetraiodothiorin. I will try to write, मैं स्पेलिंग ट्राई करूंगी सही लिखूं, थायरोनिन। ओके, दिस इज वन नेम। पहली चीज, ये गंदा सा डिफिकल्ट नाम अगर आपको ऐसा कुछ दिखे टेट्रा से जो शुरू होता है, इट मींस T4 या थायरोक्सिन के बारे में है, क्योंकि T4 एंड थायरोक्सिन आपके लिए इजी है। दिस नेम इज डिफिकल्ट, आई नो, बट अगर डिफिकल्ट है तो सिर्फ टेट्रा ही याद रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और टेट्रा मींस T4, तो T4 टेट्रा आपको पता चल जाएगा। चार, टेट्रा का मीनिंग होता है चार, तो उसकी वजह से ये चीज आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट इज T3, T3 मींस ट्राई, वर्ड बोल सकते हो, सो दिस इज ट्रायोडोथायरोनिन। तो थायरोनिन ये कॉमन हो गया, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्रायोडोथायरोनिन। सो ट्राई एंड टेट्रा, इनसे आपको याद रखना है, T3 एंड T4। ये दो टाइप के हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ना, अगर इनका ओवर सिक्रीशन हो गया, दो कंडीशन होगी, या तो ओवर सिक्रीशन होगा या अंडर सिक्रीशन होगा। अगर ओवर सिक्रीशन होता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस चीज को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म। अब थायराइड ग्लैंड का मेजर वर्क क्या था? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना, मेंटेन करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इंक्लूडिंग कैल्शियम, इन सबके ब्रेकडाउन, इनका स्टोरेज, इनके रिएक्शंस, मेटाबॉलिक पाथवेज, इनको मेंटेन करना एंड चैनलाइज करना। अगर ये ओवर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा? इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है पर्सन का वो बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया तो वो पर्सन का वेट रिड्यूस होने लगेगा, थिन होने लगेगा, वो पर्सन वीक होने लगेगा, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं वो बॉडी को कभी भी बॉडी में स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो स्टोरिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस हाइपरथायरॉइड कंडीशन। देन एक और चीज होती है, दैट इज गॉइटर। तो एक जो सेकेंड डिजीज है, दिस इज द फर्स्ट डिजीज। The second kind of disease is exophthalmic goiter. इसका दूसरा नाम ग्रेव्स डिजीज भी है। अब एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो रहा है। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट ये ओवर सिक्रीशन की वजह से हो जाता है, और इस एनलार्जमेंट की वजह से ना फेशियल मसल्स पे बहुत प्रेशर आता है। उसकी वजह से जो आंखें हैं लोगों की वो बाहर आ जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल। तो ऐसा लगेगा वो अभी बाहर गिर जाएंगी, इस तरीके से वो बाहर आती है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, दैट इज द कंडीशन। साइन एंड सिम्टम्स भी आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली इस डिजीज में क्या होता है, और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है ये सारी चीजें। मतलब आपका नेक मसल तो पेन होता ही है, फेशियल मसल्स एंड जॉ मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। देन अंडर सिक्रीशन अगर हुआ, अगर अंडर सिक्रीशन है तो हाइपर का ऑपोजिट इज हाइपो, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, दैट विल बी वन कंडीशन। यानी मेटाबॉलिक रेट जो है वो कंप्लीटली डिक्रीज हो जाएगा, तो पर्सन का वेट गेन होने लगेगा, उसमें उसके पास राइट टाइम पे राइट एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि एटीपी के लिए जो ग्लाइकोलाइसिस की जरूरत है वो होगा ही नहीं, कभी प्रॉपर्ली मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पा रहा, चैनलाइज ही नहीं हो पा रही है चीजें, तो ये होगा, राइट टाइम पे एनर्जी नहीं मिलेगी।
फटीगनेस रहेगा, मसल फटीग रहेगा हमेशा, टायर्डनेस, लेजीनेस, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉसिबल सी हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। तो और वेट गेन अलग हो जाता है, और वेट गेन की वजह से जॉइंट पेन एंड अदर हार्ट प्रॉब्लम एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ये सारे कंडीशंस होते हैं बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। देन ऑफ कोर्स एक और डिजीज है, दैट इज अ सिंपल गॉइटर। इसमें भी थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता है, काफी एनलार्ज हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ thyroid gland. That is the condition. So this is related to thyroid. इतनी बात सबको समझ में आई? Any doubt? कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो, अभी आप भी तीनों हो। I'll do one thing, सारे ग्लैंड्स को एक्सप्लेन करके फिर मैं सेशन एंड कर दूंगी, काफी कम बच्चे हैं। और जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना मेरे पास है वो, तो एज अ टेस्ट मैं आपको ले लूंगी जब भी नेक्स्ट वीक में, अभी बता देती हूँ। एंड अभी कमिंग ऑफलाइन में जो बाकी सेंटर्स के बच्चे होंगे उन तक मैं पहुंचवा दूंगी कि ये जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड डायरेक्टली मैं एज अ रिविजन और डाउट सेशन टाइप एक टेस्ट सेशन रख दूंगी, तो आपका डाउट वहां पे उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो इतनी बात। ऑफलाइन में क्या मैम, ऑनलाइन? ऑफलाइन, ऑफलाइन अभी देखो बच्चे, ऑनलाइन का ना, हाँ एक और चीज बताना था कि जो भी हमारा ऑनलाइन के बाकी 2 क्लासेस हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि अभी ऑनलाइन की इंटेंसिटी हम कम कर रहे हैं, तो वो 2 सेशन सब मैं कैंसिल तो नहीं करूंगी। व्हाट आई डू, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, अगर आपके पास डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कुछ डिस्कस करना है, आप आ जाना, हम डिस्कस कर लेंगे। बट अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो वैसे ही लिंक रहेगा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगी, बिकॉज अननेसेसरी मुझे 1.5 आवर तक मुझे भी उसे एक्सटेंड नहीं करना अगर कोई भी नहीं आना चाहता है तो और मुझे एक बच्चे को या 2-4 बच्चों को पकड़ के 1.5 आवर मैं आपको बिठाऊंगी भी नहीं, तो वो सिर्फ डाउट के लिए रहेगा। नेक्स्ट वीक से वो टाइम टेबल में भी वो क्लासेस नहीं दिखेंगी, क्योंकि वीक में एक ही था, एक ही प्रॉमिस किया था, तो वीक में एक ही रहेगा। मैम अल्सर्स क्यों होता है? सॉरी, अल्सर्स क्यों होते हैं? अल्सर, हाँ। ओके बच्चे, अल्सर मींस बेसिकली जो नॉर्मल लैंग्वेज में आप बॉइल्स और ये सारे देखते हो ना, इरिटेशन ऑफ द स्किन, डिपेंड करता है कि एपिथेलियल या आउटर लेयर पे किसी टाइप का इरिटेशन सेट है। ये इरिटेशंस तब होते हैं जब एपिथेलियल लेयर पे अगर कोई ग्लैंड्स हैं, उनका जो मॉडिफिकेशन होता है, लाइक ग्लैंड्स, फॉलिकल्स, ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, इनमें कोई प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन शुरू हो जाए, और मे बी एक्यूमुलेशन ऑफ द टिश्यूज, जिसकी वजह से बॉइल्स फॉर्मेशन, पिंपल लाइक फॉर्मेशन, ऐसी चीजें हो, रैशेस होने लगे, इरेगुलरनेस आ जाए एपिथेलियल टिश्यूज में। ये क्यों होता है? ये अलग अलग कंडीशन पे है। आई अल्सर अलग है, स्किन अल्सर अलग है, स्टमक अल्सर अलग है। वो उस ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन की वजह से उनकी एपिथेलियल लाइनिंग जब डैमेज हो जाती है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो उसका जो अंडरलाइन जो लेयर है, स्किन की जो लेयर है, वो अफेक्ट होने लगती है और इरिटेट होने लगती है। सो दैट कंडीशन इज अल्सर। वो किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। स्टमक अल्सर है तो वो हेवीली स्पाइसी फूड की वजह से हो सकता है, और हाइपर एसिडिटी की वजह से हो सकता है, और मे बी सम अदर इन्फेक्शन अगर हो चुका है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं। और मैम माउथ में भी होता है ना? राइट, माउथ अल्सर भी होता है। ऑफ कोर्स माउथ अल्सर इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी में अगर कोई और भी चीजें हो रही हैं, या फिर आपके माउथ बकल कैविटी में जर्म्स बहुत ज्यादा हैं, मे बी यू आर नॉट ब्रशिंग प्रॉपरली, या फिर बॉडी में कोई और हॉर्मोन्स इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसका अफेक्ट होता है उस तरीके से, वो भी हो सकता है। स्ट्रेस में भी अल्सर हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मे बी सलाइवा सिक्रेशन राइट टाइम पे नहीं कर पा रहा, आपका कोई स्किन इरिटेट हो गया, मे बी ब्रश की वजह से, खाना खाने की वजह से, च्यूइंग की वजह से आपने खुद को कट कर लिया। कभी कभी हम अपना इनर चीक लाइनिंग और टंग जो है वो बाइट कर लेते हैं, एक्सीडेंटली हो जाता है ये। तो अगर वो हो चुका है, वैसा हुआ है कुछ, तो उसकी वजह से भी अल्सर होता है। देयर आर अगेन मेनी रीजंस। ओके मैम। ओके, चलो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू पैराथायरॉइड, थायराइड ग्लैंड। अभी थायराइड के ही पीछे जो प्रेजेंट होते हैं इनको हेल्प करने के लिए, दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड का मेन काम है, पहली चीज इनका जो रिलीज करना है हार्मोन, दैट इज पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, ये रिलीज करता है। इसका मेजर वर्क है टू रेगुलेट
कैल्शियम आयन। पहली चीज ये, क्यों ये करना है? ताकि इस पर्टिकुलर कैल्शियम आयन के ब्लड में प्रेजेंस होने की वजह से, इन ब्लड आरबीसीज में या फिर ब्लड में कह लो, इनमें प्रॉपरली रेगुलेट होने की वजह से ये स्टिमुलेट करते हैं बोन के रीएब्जॉर्प्शन टेक्निक को, ताकि बोन्स के मैट्रिक्स में मिनरल्स रहे और वो थ्रू आउट लाइफ सॉलिड रहे। उस चीज को पैराथायरॉयड हार्मोन ही रेगुलेट कर पाता है। सो दैट एक्चुअली इंक्रीज और स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनरल्स तो यूज हो जाते हैं ना, किसी के पास भी मैट्रिक्स में या सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट है, इतना कांस्टेंट मेटाबॉलिज्म और रिक्वायरमेंट है किसी न किसी चीज का कि वो हमेशा यूज ही कर रहे हैं। तो उनका यूज की वजह से वो जगह वापस से फिल करना जरूरी है, उनका कांस्टेंट नेचर वैसा ही रखना जरूरी है, और वो मेंटेन नहीं हो पाता। अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे मिनरलाइजेशन, उनके मैट्रिक्स में क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो भी सॉलिड पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, उनका एक्यूमुलेशन जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन करवाता है। एक चीज रह गया, थायराइड का फंक्शन मुझे अभी याद आया, एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बेस्ड हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, या कह लो प्रोटीन हार्मोन, जो पिछले क्लास में आपको डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी। वो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। तो प्रोटीन बेस्ड है और इसका मेन काम क्या है? मेंटेन करना कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इसी कैल्शियम को आगे फर्दर इसी कैल्शियम लेवल पे पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, पहले वो एक्टिवेट होता है एंड उसके बाद वो हार्मोन जो है आयन की वजह से, उस कैल्शियम की वजह से बोन रीएब्जॉर्प्शन को प्रॉपरली स्टिमुलेट करवा पाता है। सो ये एक चीज था। तो थायरोकैल्सिटोनिन, अब आपको बता दिया है मैंने रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो अब कंफ्यूजन क्या होता है कि कैल्सिटोनिन जो वर्ड लिखा हुआ है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन होगा और गलत ऑप्शन करके आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है पैराथायरो वर्ड नहीं यूज किया है, सिर्फ थायरो वर्ड यूज किया है, तो वो थायराइड ग्लैंड का ही सिक्रेशन है और ये इस पे डिपेंडेंट है। सो इसकी डिपेंडेंसी इस तरफ है, दैट्स व्हाई ये ग्लैंड तभी काम करेगा जब थायराइड ग्लैंड अपना एक्टिवेशन प्रॉपरली रख रहा है। तो सो दिस इज अबाउट दीज टू, थायराइड एंड पैराथायराइड। इतनी बात समझ में आई सबको? Yes. Okay. Shall I change the slide? Yes. Next is thymus. One of the very important gland. अच्छा, ये काम आप लोगों का है। जब मैं ग्लैंड्स के बारे में बोलती हूँ तो आप लोगों को याद आ जाना चाहिए इन ग्लैंड्स का पोजीशन क्या है। कुछ कॉमन है, कुछ ग्लैंड्स अनकॉमन है, तो पोजीशनिंग आपको थोड़ा याद रखना जरूरी है। दैट्स व्हाई पहले ही मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था कि ग्लैंड्स का पोजीशन कहाँ है। आज मैं इंडिविजुअल ग्लैंड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा, अगर आपको लगता है तो अपनी बुक ओपन करके रखो, पीडीएफ ओपन करके रखो और देखते रहो पिक्चर्स की कहाँ पे क्या क्या है। थाइमस ग्लैंड, अब थाइमस का मेजर काम क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करना। तो आपकी बॉडी कितनी इम्यून है, कितनी नहीं है, किसी के पास बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी होती है और किसी के पास अच्छी नहीं होती है। तो कंप्लीटली अब आपको किसको ब्लेम करना है? आपके थाइमस ग्लैंड को ब्लेम करना है, एंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं दैट इज थाइमोसिन। मेजॉरिटी ऑफ द नेम्स भी सिमिलर है ग्लैंड के, तो आपके लिए मेमोराइज करना काफी इजी है। अब थाइमोसिन का मेजर काम क्या है? थाइमोसिन क्या करता है? WBC का एक टाइप था लिम्फोसाइट, ये याद है क्या सबको? WBC में आपको बताया था लिम्फोसाइट, जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर कंपोनेंट होता है। हाँ, तो थाइमस क्या कर रहा है? ये थाइमोसिन एक्चुअली डिफरेंशिएट करवाता है टी लिम्फोसाइट को। इट डिफरेंशिएट्स टी लिम्फोसाइट, यानी जितने भी टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको अलग करके और एक्टिवेटेड फॉर्म में रखता है। अब जो WBC है लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, वन इज टी, वन इज बी।
टी लिम्फोसाइट मेजरली क्या करवाता है, एंटीबॉडीज और इन सब का फॉर्मेशन, और बी लिम्फोसाइट मेमोरी रखता है और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू दिस वन। तो ये सारे काम जो है वो कंटिन्यू करवाने, उनको रेगुलेट करना थाइमोसिन का काम है। तो इसकी वजह से दो चीज होती है, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड मींस कहीं लोकल एरिया में अफेक्ट हुआ, कोई जर्म आए, इन्वेडर्स आए, वहीं के वहीं उनको हैंडल कर लिया, दैट इज सेल मीडिएट इम्यूनिटी। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमरस इम्यूनिटी। ह्यूमरस यानी जो लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड में जो कुछ सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ओवरऑल सारी बॉडी में कहीं भी लोकेशन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं और एक जगह पे होके दूसरे जगह पे भी पहुंचकर इम्यून क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज ह्यूमरस, जो एक जगह से बाकी बॉडीज को भी बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं। सो थाइमस ग्लैंड जो है, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लार्जेस्ट होता है। सो इट इज लार्जेस्ट इन इन्फेंट, बढ़ता है और उसके बाद जैसे ही आप ओल्डर होने लगते हो और इसका साइज जो है वो रिड्यूस होने लगता है। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसीलिए ओल्ड पीपल जो है उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी अभी कोप अप कर रही होती है, ग्रो हो रही होती है, तो उनके पास लार्जेस्ट थाइमस ग्लैंड होता है। दिस इज अबाउट थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट जो फिफ्थ वन है, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उससे रिलेटेड दो तीन चीजें। एड्रिनल ग्लैंड लास्ट टाइम बताया था, दो रीजन है, एक आउटर रीजन होता है कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन होता है मेडुला। अब इंडिविजुअल इनके काम बता देती हूँ। जो कॉर्टेक्स है नाम से भी रिलेटेड है, ये सिक्रीट करेगा कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स जो है इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड बेस्ड जो भी हॉर्मोन्स हैं वो कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है, जिनका मेजर वर्क है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये बैलेंस कर रहे हैं वाटर एंड ग्लूकोज को। ओके, डू वन थिंग एवरीवन, टेक द पिक्चर और राइट डाउन। आई थिंक ये सेशन का टाइम आउट होने वाला है, वी हैव समवेयर अराउंड 1 मिनट, तो आप इतना कर लो। नेक्स्ट लिंक फिर आप ज्वाइन करना, तब मैं कंटिन्यू करती हूँ। वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ओके प्रशंसा, आप अभी कनेक्ट हुए आई थिंक। सो सेशन टाइम आउट होने वाला है, आप दूसरा लिंक ज्वाइन कर सकते हो, इतना आप पिक्चर ले सकते हो स्क्रीन का।